नमस्कार दोस्तों। स्वागत है टोटल ज्ञान टीवी के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। कभी ऑफिस में बैठे बैठे स्क्रीन पर घूरते हुए ये ख्याल आया है कि यार, ये अजय, प्रीति, नवीन, डेटाकॉम, विजयेश जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लेते हैं? क्या इनके पास जन्म से करोड़ों रुपए थे? क्या बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना इम्पॉसिबल है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर पैसा ही बिजनेस का असली मंत्र होता तो धर्मपाल जी, नारायण मूर्ति और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स जैसे लोग कभी भी अपना साम्राज्य खाड्य साझा नहीं कर पाते। इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग समझते हैं। इन्होंने पैसे से नहीं, लीवरेज को यूज करके बिजनेस खड़ा किया। इसे हम रिसोर्सफुलनेस भी कह सकते हैं। मतलब बिना खुद का पैसा लगाए जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसका सही इस्तेमाल करना। और अगर कुछ भी नहीं है तो दूसरों के रिसोर्सेज और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खिड़ियाजा करना। अगर आज की वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आप समझ जाओगे कि एक छोटा सा किराने की दुकान चलाने वाला दुकानदार, एक सर्डी शेक पे बाइक चलाने वाला आदमी या एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला आम इंसान, ये सब लोग एक दिन 100 करोड़ का बिजनेस खड़ीडीढ़ा कर सकते हैं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो हर एक सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर ने फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकता है बिना एक भी पैसा लगाए। मैं आपको वो छुपे हुए सीक्रेट बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग जानते हैं। और साथ ही एंड में मैं आपको 4 सिंपल और एक्शनेबल स्टेप्स भी बताऊंगा जिसे यूज करके कोई भी इंसान अपना बिजनेस बहुत तेजी से करोड़ों में लेके जा सकता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मुझे पहले पैसे चाहिए तभी मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं। लेकिन सच ये है कि अगर आप पैसा लेकर भी बिजनेस शुरू करोगे और अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप इसे बहुत जल्दी डुबा दोगे। पर बिना खुद के पैसे लगाए, बिना खुद का रिस्क उठाए, अगर आप सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो तो आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से स्केल कर सकते हो। कैसे? इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ नामचीन लोगों की जिंदगी में झांकना पड़ेगा, जिन्होंने जीरो से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी लीवरेज और रिसोर्सफुलनेस को यूज करके। धर्मपाल जी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। आपको पता है कि उनकी शुरुआत कैसी थी? 1950 के दशक में धर्मपाल जी सिर्फ 17 साल के थे जब वो 500 रुपए की नौकरी करने अदन चले गए। वहां उन्होंने देखा कि मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव कैसे होता है और कैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग दामों पर बिकता है। उन्होंने बहुत सिंपल सी लेकिन पावरफुल चीज सीखी जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। अब ये आर्बिट्रेज क्या होता है? ये एक बहुत सिंपल लेकिन कमाल की स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई भी व्यक्ति एक ही चीज को एक बाजार से सस्ते में खरीद कर दूसरे बाजार में महंगे में बेच सकता है। धर्मपाल जी ने देखा कि अदन में पेट्रोल बहुत सस्ता था और भारत में काफी ज्यादा महंगा था, तो उन्होंने वहां से सस्ते में खरीदा और भारत में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने कपड़धा मार्केट में एंट्री ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल, अगर उनके पास खुद का पैसा नहीं था तो उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया? यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट लीवरेज का। उन्होंने कभी भी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाई। उन्होंने कभी खुद के पैसे से कपड़ा नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने पहले ऑर्डर लिया, फिर माल खरीदा। मतलब पहले कस्टमर का पैसा, फिर डिलीवरी। रिलायंस का आईपीओ सिर्फ 10 रुपए प्रति शेयर पर लॉन्च हुआ था और उस समय 57,000 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि 19 करोड़ की इंडस्ट्री है। बहुत ही अच्छा सवाल। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरों के पैसे और मार्केट गैप का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। नारायण मूर्ति, वो नाम जिसने भारत को आईटी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बना दिया, इंडिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास खुद को संभालने तक के पैसे नहीं थे। आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 6 करोड़ 50 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ 200 रुपए से हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना पैसे के इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है? 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर लगभग ना के बराबर था, तब नारायण मूर्ति को यह समझ आ गया था कि आने वाला समय सॉफ्टवेयर्स का होगा।
लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे एक आईटी कंपनी शुरू करें जब भारत में इस फील्ड का कोई बड़ा एक्सपर्ट था ही नहीं। यहाँ पे अगेन उन्होंने भी लीवरेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अपने 6 दोस्तों को कन्विंस किया कि वो उनके साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करें। उनके पास ऑफिस के लिए भी जगह नहीं थी, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उनके पास क्लाइंट्स भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, नॉलेज। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों को सस्ते लेकिन टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, और भारत में बेहतरीन इंजीनियर्स तो थे ही, लेकिन उनके पास मौके नहीं थे। यही था उनका मार्केट गैप। उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल कंपनियों के साथ कनेक्ट कर दें तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक आईटी कंपनी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर उनके पास कोई कंप्यूटर ही नहीं था तो क्लाइंट्स तक पहुंचते कैसे? यहां पर फिर से लीवरेज का इस्तेमाल हुआ। इन्फोसिस ने अपनी पहली डील साइन की डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन, न्यूयॉर्क के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन्फोसिस के पास अभी तक कंप्यूटर नहीं था। मीना, उन्होंने पहले क्लाइंट से पैसे लिए, फिर उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदा और प्रोजेक्ट पूरा किया। यही होता है स्मार्ट बिजनेस, जहां पहले पैसे लाओ, फिर सर्विस डिलीवर करो। इन्फोसिस का पहला साल बहुत मुश्किल भरा था। पैसे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन टीम में एक चीज थी, दूरदृष्टि, विजन। इन्फोसिस ने 1993 में अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया। उस समय तक आईटी सेक्टर को लेकर भारत में ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन्फोसिस के पहले दिन के आईपीओ ने 300% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। आज इन्फोसिस के शेयर 1500 रुपए से ज्यादा के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की नेट वर्थ 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। इन्फोसिस में 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन्फोसिस के क्लाइंट्स में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो अब आप सोच के देखो, अगर नारायण मूर्ति क्लासिक बहाना बनाते, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे कंपनी शुरू कर सकता हूं, तो शायद आज इन्फोसिस का नाम भी नहीं होता। उन्होंने पैसे नहीं बल्कि स्किल का लीवरेज किया। उन्होंने बिना कंप्यूटर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना फंडिंग के अपनी कंपनी खड़ी डी डानी कर दी। इसीलिए अगर तुम बार बार यही सोचते हो क्योंकि बिजनेस के लिए तो पैसे ही चाहिए, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेकअप कॉल है मेरे भाई। पैसा नहीं, आइडिया और एग्जीक्यूशन बिजनेस बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या तुम भी अपने स्किल्स को लीवरेज कर सकते हो? कमेंट्स में बताना मुझे। साल था 2007 और दो साधारण लड़के, सचिन और बिन्नी, बैंगलोर में छोटे से कमरे में बैठे एक आइडिया प्लान कर रहे थे जिसने भारत में ई कॉमर्स का पूरा गेम बदल दिया। आज फ्लिपकार्ट की वैल्यू 3 लाख करोड़ से ज्यादा है और यह भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस में से एक है। पर क्या आपको पता है, फ्लिपकार्ट की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए की पूंजी से हुई थी। और सबसे बड़ी बात, फ्लिपकार्ट ने कभी भी शुरुआत में खुद के पैसे से इन्वेंट्री नहीं खरीदी। फिर भी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनी कैसे? लीवरेज से। फ्लिपकार्ट की शुरुआत से पहले भारत में ई कॉमर्स लगभग ना के बराबर था। लोग ऑनलाइन खरीदारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें डर था कि क्या प्रोडक्ट सही आएगा, अगर डिलीवरी नहीं हुई तो, ऑनलाइन पेमेंट सेफ है भी कि नहीं है। लोगों में बहुत सारा डर था। लेकिन सचिन और बिन्नी ने एक चीज पर ध्यान दिया, अमेजन की सफलता पर। दोनों पहले अमेजन के लिए काम कर चुके थे और उन्होंने वहां से सीख लिया था कि ऑनलाइन रिटेल कैसे काम करता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, नॉलेज। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने बिजनेस शुरू कैसे किया? मतलब उन्होंने खुद की कोई इन्वेंट्री खरीदी ही नहीं, उन्होंने लीवरेज किया सप्लायर्स की इन्वेंट्री का। मतलब अगर मेरे पास मेरा स्टॉक रखने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने किताबें कभी खरीदी ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। पहले वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट किया, जब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया तभी उन्होंने सप्लायर से किताब खरीदी और फिर डिलीवरी कर दी। मतलब कस्टमर के पैसे से ही उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया। और यह था फ्लिपकार्ट का पहला लीवरेज। बिना एक भी प्रोडक्ट अपने पास स्टोर किए उन्होंने लाखों की बिक्री शुरू कर दी थी। शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत थी, भारतीय लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। फ्लिपकार्ट ने इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल को इंट्रोड्यूस करके। यह सच में एक गेम चेंजर मूव था।
साल 2010 में फ्लिपकार्ट की 60% से ज्यादा सेल्स कैश ऑन डिलीवरी के जरिए से होने लगी और इस वजह से फ्लिपकार्ट पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ा और लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। फ्लिपकार्ट ने 2009 में अपना पहला फंडिंग राउंड उठाया, एक्सेल पार्टनर्स से $1 मिलियन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बिना किसी बड़ी फंडिंग के ही करोड़ों में सेल करनी शुरू कर दी थी। टाइगर ग्लोबल और उनके जैसे ही बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने फ्लिपकार्ट में करोड़ों डॉलर्स से इन्वेस्ट करने शुरू कर दिया। सिर्फ 2014 में फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन की फंडिंग उठाई। आप सोच के देखो, अगर सचिन और बिन्नी बंसल भी यह सोचते हमें पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो फ्लिपकार्ट कभी नहीं बन पाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के बिना तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, पर नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अपने फील्ड की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए और ये नॉलेज आती है उस फील्ड में काम करने से, एक्सपीरियंस लेने से। जितना ज्यादा आप किसी काम को समझते हैं, उसे करते हैं, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, उतना ही आपका एक्सपीरियंस और साथ के साथ आपकी नॉलेज उस इंडस्ट्री में बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको अभी ऐसे 4 सिंपल स्टेप्स देने वाला हूं जो अगर आपने सच में फॉलो कर लिए तो बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को करोड़ों में ले जाओगे और अगले कुछ सालों में इसी वीडियो के कमेंट्स में आके आप थैंक यू भी लिखने वाले हो। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम इज योर की टू सक्सेस। हमेशा हर एक इंसान प्रॉब्लम से हमेशा बचना चाहता है, दूर रहना चाहता है, पर चलो एक बार जरा प्रॉब्लम को आज एक नए नजरिए से देखते हैं। बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं एक अच्छा आइडिया मिल जाए बस तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन आप सोच के देखो जरा, दुनिया के बड़े से बड़े सारे बिजनेस किसी एक आइडिया से नहीं बल्कि किसी एक बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने से बने हैं। जब धर्मपाल जी ने बिजनेस शुरू किया तब उनके पास लाखों करोड़ों नहीं थे। जब नरेश गोयल जेट एयरवेज के मालिक इन्होंने एयरलाइंस इंडस्ट्री में कदम रखा तब उनके पास खुद की एयरलाइंस खरीदने के पैसे नहीं थे। जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ तब बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के पास सिर्फ एक लैपटॉप था। क्या इनका आइडिया बहुत यूनिक था क्या? नहीं, लेकिन ये सब लोग सिर्फ एक चीज जानते थे, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। धर्मपाल जी ने कपड़े डीढ़े के बिजनेस में देखा कि इंडियन मिडिल क्लास को सस्ते और टिकाऊ कपड़े डीढ़े चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इसी पे बनाई। बिन्नी और सचिन बंसल को पता था कि भारत में लोग किताबें खरीदने के लिए घंटों मार्केट में घूमते हैं। उन्होंने फ्लिपकार्ट इसी मॉडल पे शुरू किया। तो आपका पहला काम क्या है? $1 बिलियन आइडिया सोचना बंद कर दो, प्रॉब्लम को पकड़ दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आपके आसपास? ऐसी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाते चलो जो लाखों करोड़ों लोगों को सच में परेशान कर रही है। एक बार अगर आपने सही प्रॉब्लम को ढूंढ लिया ना, तो पैसों की दिक्कत तो आपको बिजनेस शुरू करने से कभी रोक ही नहीं सकती। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन बिल्डिंग योर नेटवर्क, नॉट मनी। अब सवाल आता है कि बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा भाई? मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा नहीं चाहिए, पहले नेटवर्क चाहिए, पहचान चाहिए, ब्रांड चाहिए। पेटीएम को शुरू करने के लिए विजय शेखर शर्मा के पास कोई बैंक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने करोड़ों के पेमेंट सिस्टम को खड्डा कर दिया। क्या जोमैटो के पास खुद के रेस्टोरेंट थे? नहीं। क्या ओयो के पास खुद के होटल्स थे? होटल नहीं। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने नेटवर्क खड्डा किया भाई साहब, दूसरों के रिसोर्सेज को अपने ब्रांड के साथ जोड़ डॉन्च दिया। ओयो का मॉडल क्या था? दूसरे के होटल को अपने नाम से चलाना। जोमैटो का मॉडल क्या था? दूसरे के रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन लेके आना। आपको भी यही करना है। आज के जमाने में पैसे से बिजनेस खड़ा नहीं होता है, नेटवर्क और ट्रस्ट से खड़ा होता है। तो पहला काम, अपने इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो, उनके साथ काम करो, सीखो, समझो और अपनी जगह बनाओ। आपको इसी तरह से सोचना है कि जो प्रॉब्लम आपने पकड़ी उसका सल्यूशन अगर आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो तो आप उस सल्यूशन को मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे? अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप खुद सल्यूशन क्रिएट कर पाओ, तो आप कैसे अपने नेटवर्क को बिल्ड करके उस नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे ताकि वो सल्यूशन इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचे? देखो, बिजनेस में या तो पैसा लगता है या फिर दिमाग लगता है। अगर पैसा नहीं लगा सकते आप, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, टेक बेबी स्टेप्स। सबसे बड़ा सवाल, बिजनेस कैसे शुरू करें? लोग एक ही झटके में 100 करोड़ कमाने की सोचते हैं, लेकिन सच यही है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस एक रात में बना है,
तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्त। अमेजन, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, उन्होंने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत करी थी। ओला आज भारत का सबसे बड़ा कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ मुंबई में कुछ टैक्सियों से हुई थी। रिलायंस, जो आज 19 लाख करोड़ की कंपनी है, उसकी शुरुआत बस एक छोटे से पॉलिएस्टर के बिजनेस से हुई थी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक छोटे बिजनेस पर फोकस करो। मान लो तुम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि शुरू में बड़ी बड़ी कंपनी तुम्हें हायर कर लेंगी, तो ये गलतफहमी है दोस्त। सबसे पहले एक क्लाइंट पकड़ डालो, सिर्फ एक क्लाइंट, उससे 10,000 रुपए कमाओ। जब पहला क्लाइंट सेट हो जाए तो 5 क्लाइंट पकड़ लो, फिर 1 लाख रुपए का बिजनेस बनाओ, फिर धीरे धीरे इसे 10 लाख तक लेके जाओ। फिर 10 लाख का स्टेबल बिजनेस जब बन जाए, तब इसे 1 करोड़ तक स्केल करने की सोचो। और जब 1 करोड़ की इनकम आनी शुरू हो जाए, तो तुम इसे 10 करोड़ तक भी और 100 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो। छोटे से शुरू करने में सबसे बड़ा फायदा यही है कि रिस्क एकदम कम होता है। मान लो तुम अपना पूरा पैसा एक बड़े आइडिया में लगा देते हो, लेकिन वो फेल हो गया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, नो मनी। लेकिन अगर तुम छोटे से शुरू करोगे, तो तुम सीखते रहोगे, गलतियां करोगे, लेकिन नुकसान बद्धा कभी भी नहीं होगा। स्टीव जॉब्स ने भी पहले अपने गैराज में बैठकर एप्पल की शुरुआत की थी। धर्मपाल जी भी पहले छोटे छोटे बिजनेस डील्स करके रिलायंस को खड्डा कर रहे थे। अगर वो भी सोचते कि मुझे सीधा 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो आज वो कहीं नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू किया तो सीधा सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा और लोग उन्हें बॉस कहकर बुलाएंगे। लेकिन दोस्त, बिजनेस का असली खेल सीखने से शुरू होता है, बॉस बनने से नहीं। बड़ा बिजनेस खड्डा करने के लिए पहले खुद को छोटा बनाना पड़ जाता है। अगेन हम यहां भी धर्मपाल जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज भारत के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन में से एक हैं, लेकिन उन्होंने क्या सीधा अरबों के बिजनेस से शुरुआत करी थी? नहीं। धर्मपाल जी की पहली नौकरी क्या थी? एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन की। उन्होंने इसे सिर्फ नौकरी नहीं समझा, उन्होंने यहीं से बिजनेस के असली सबक सीखे थे। कैसे कैसे कस्टमर सोचते हैं, कैसे पेट्रोल के दाम बदलते रहते हैं, कैसे छोटी छोटी बचत से बड़ी पूंजी बनाई जा सकती है। यहीं से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने छोटे से सीखा, बड्ढे में खेला। रतन टाटा अरबपति होकर भी मजदूरों के साथ रहना सीखा। रतन टाटा का परिवार पहले से बिजनेस में था, लेकिन उन्हें सीधे टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं बना दिया गया। उनके दादाजी जेड.ए.आर.डी. टाटा ने कहा कि अगर तुम टाटा ग्रुप चलाना चाहते हो, तो पहले इसे नीचे से समझो। रतन टाटा को टाटा स्टील की फैक्ट्री में भेज दिया गया। उन्होंने वहां मजदूरों के साथ काम किया, धूल धक्कड़दाश में रहे, लोहे के सामान उठाए, जमीन पर बैठकर खाना खाया। कैसे एक लोहे की चादर बनती है, कैसे मजदूर 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। इसी दौरान उन्होंने सीखा कि कोटिंग कैसे होती है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी में पैसा लगाती हैं, कैसे एक छोटे से आइडिया से बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर नारायण मूर्ति चाहते, तो वो किसी बड़े बिजनेस हाउस में घुसकर अच्छी सैलरी, ऊंची सैलरी वाली नौकरी पकड़ जा सकते थे। लेकिन उन्होंने भी पहले अपने दिमाग में सीखने की आग जगाई, फिर उसे करोड़ों की कंपनी में बदल दी। आज मैंने आपको वो फॉर्मूला दिया जिससे 0 से 10 करोड़ का बिजनेस और 10 करोड़ से 100 करोड़ का बिजनेस खड़ी ढीढ़ा किया जा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे। क्या आप वाकई में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखना, मैं तैयार हूं। और मुझे ये भी बताना कि कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक जरूर करना। इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हर एक इंसान जो बिजनेस करना चाहता है, उसे एक सही रास्ता मिल पाए। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, आप बिल्कुल भी मिस ना करो। इस तरह की वीडियो बनाने में, स्क्रिप्टिंग में, शूट में, एडिटिंग में तो आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी होती है जब आप इस तरह का सपोर्ट दिखाते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर।